हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपको क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है तो तैयारी बहुत अच्छे से करनी ही है, क्योंकि आपको एक सीट अपने लिए फ़िक्स करनी ही है। इस साल आपको अपने लिए एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब पाकर ही रहनी है, खासकर महिलाओं को, क्योंकि यह वैकेंसी महिलाओं के लिए है और महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए उन्हें बहुत ही मोटिवेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब तक वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगी वो कुछ नहीं कर पाएंगी। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का ही समझना चाहिए। आज के सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस, आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ और आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाने की कोशिश में लगातार लगी हूँ, ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है। एक हफ्ते का डेट बढ़ गया था तो ये टाइम बच गया है, नहीं तो अभी तक तो एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो गए होते। तो आप लोगों में से कई सारे लोगों का एग्ज़ाम हो भी गया होता, पर कोई बात नहीं है, अभी टाइम है थोड़ा सा, तो उसमें और प्रैक्टिस कर लेते हैं। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम होते जाएंगे मैं एग्ज़ाम का रिव्यू भी आपके साथ शेयर करते जाऊंगी कि किस शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप फटाफट नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकें। तो जो रिव्यू है वो भी मैं शेयर करने वाली हूँ, जिस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपके साथ दिन बताने वाली हूँ। तो फटाफट से अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए चैनल को। और आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बने रहिए वीडियो में और सेशन को देखिए और क्वेश्चन भी आप लगाइए और बताइए आपको कितने नंबर आए हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अभी कुछ बच गया है आपके साथ रिवीजन करने के लिए कि नहीं, आपने पूरा कर लिया है या फिर कुछ टॉपिक रह गए हैं। अगर आपके रह गए हैं टॉपिक तो फटाफट कंप्लीट करिए और उसके बाद उन टॉपिक की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस भी करते रहिए। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ थोड़ी सी बड़ी रहेगी क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपके पास जैसे जैसे टाइम कम बचता जा रहा है वैसे वैसे ये लग रहा है कि अब एग्ज़ाम आने वाला है और पता नहीं कैसा एग्ज़ाम आएगा और कैसा हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे या नहीं। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस प्रैक्टिस करते जाओ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आएंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वयस्क मानव में के कितने दांत होते हैं। तो बताना है वयस्क मानव को। शायद ये क्वेश्चन सभी से बनता होगा और सभी इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे कि वयस्क मानव में कितने दांत हैं, 28, 52, 30 या 32। अगर उसके सभी दांत सही सलामत हैं, टूटे फूटे नहीं हैं, तो एक वयस्क मानव में 32 टीथ होते हैं, जो कि सभी को ही पता है, 32 होते हैं। और इनका डिटेल भी रहता है फ्रेंड्स, तो आपने अगर पढ़ लिया है तो ठीक है, नहीं तो बताना, तो मैं इसका डिटेल बता दूंगी। और कभी कभी डिटेल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से दांत कृदंत कहलाते हैं, चबाणा का अग्र चबाणा कितने इनकी संख्या होती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में, दांतों के बारे में। तो दांतों का डिटेल शायद आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे बताना, मैं इसका डिटेल आपको बताऊँगी और आपको एक ही क्वेश्चन में सारा आपका डिटेल कंप्लीट हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो टिटनेस होता है उसको एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, उस नाम को बताना है आपको कि कौन सा दूसरा नाम है टिटनेस का। तो क्या उसका दूसरा नाम काली खांसी है, या फिर ब्लैक फंगस उसका नाम है, या फिर लॉक जॉ है, या फिर कोई नहीं। तो बताना है टिटनेस का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इसका काली खांसी और ब्लैक फंगस इसका नाम नहीं है, इसका दूसरा नाम है लॉकजॉ, जो कि मसूड़ों को लॉक कर लेता है। तो इसका नाम लॉकजॉ पड़ गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर माना जाएगा। नेस का दूसरा नाम लॉकजॉ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आज क्वेश्चन ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए और ज़्यादा डिटेल ना बताते हुए फटाफट क्वेश्चन और आंसर करते हैं।
और सेशन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने डिटेल सब कुछ लगभग पढ़ ही लिया है। और जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए कमेंट करना, तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी आपके लिए। बाकी क्वेश्चन और आंसर करते हैं तो फटाफट आपकी प्रैक्टिस में और क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे आज की सीरीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो जो सिकल सेल एनीमिया है उससे भारत को मुक्त कराने के लिए जो लक्ष्य है वह कितना रखा गया है? किस वर्ष तक मुक्त हो जाएगा भारत सिकल सेल एनीमिया से? 2042 में, 2047 में, 2052 में, या फिर 2025 में ही हो जाएगा? तो बताना है। जो सिकल सेल एनीमिया है उससे मुक्त करने का जो लक्ष्य है भारत में वह रखा गया है 2047। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2047 में सिकल सेल एनीमिया से भारत मुक्त हो जाएगा। लक्ष्य तो यही रखा गया है मुक्त करने का, और कंप्लीट भी कर लेंगे, लक्ष्य को पा भी लेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है? तो गर्भावस्था में जो निदान यानी जो समस्याएं होती हैं उनको समझने के लिए, उनका निदान करने के लिए कौन सा विश्वसनीय टेस्ट माना जाता है और समस्या को समझने के लिए वह टेस्ट करवाया जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है गर्भावस्था में। तो क्या वह टेस्ट ईसीजी टेस्ट कहलाता है, या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है, या फिर उसको नसबंदी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बताना है। गर्भावस्था की जो समस्याएं रहती हैं उन पर निदान पाने के लिए और एक एक एक्टिविटी का पता लगाने के लिए, एक एक टाइम का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट का करवाया जाता है, जिससे कि बच्चे की और गर्भाशय की सही सिचुएशन का पता चल सके और उसकी समस्याओं का निदान किया जा सके। तो उसके लिए जो टेस्ट कराया जाता है वो है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी ही वह टेस्ट है जो गर्भावस्था के दौरान कराया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भावस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक कब चालू किया गया? ये पूछा जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश है उसमें जो संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक है वह कार्यक्रम कब चालू किया गया था? कि जगह जगह पर मोहल्ले मोहल्ले में क्लिनिक खोले जा रहे थे, और तो ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स जहाँ तक है ये चीज़ें कोरोना के टाइम पर आई थी, जब कोविड-19 आया था, तो उसी टाइम पर जब सारी चीज़ें बंद हो गई थी, दवाइयाँ मिलने भी, बाहर जाना भी, लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी, तो उस टाइम पर जब मनुष्य बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे, लोगों में बहुत ही तबाही मची हुई थी, उस टाइम पर जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, ताकि जो बीमार हैं, सर्दी जुकाम से ग्रसित मरीज हैं, उनकी सुरक्षित देखभाल की जा सके। तो इसके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले गए थे। तो ये कोविड के टाइम पर किए गए थे। तो कोविड-19 2019 में ही आया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 12 फरवरी 2020, या फिर 11 जनवरी 2022, या फिर 7 दिसंबर 2019, या फिर 23 दिसंबर 2024। तो बताना है ये कब किया गया था। तो जो मोहल्ला क्लिनिक है ना वह 2019 में ही खोले गए थे, यानी ऑप्शन बी 7 दिसंबर 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 दिसंबर 2019 मध्य प्रदेश में जो संजीवनी मोहल्ला है वो क्लिनिक है, वो 7 दिसंबर 19 में खोले गए थे कोविड-19 के टाइम पर। फ्रेंड्स अभी लाइट चली गई है तो आपको वीडियो थोड़ा सा डाउन दिख रही होगी, लाइट कम दिख रही होगी वीडियो में। चलिए अभी लाइट आने का वेट करते हो, उसके बाद आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स लाइट आ गई है, थोड़ा सा लाइट ने बीच में डिस्टर्ब किया था पर कोई बात नहीं, अब लाइट आ गई है तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नए क्वेश्चंस पर फिर से आगे ले चलते हैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लालिमा अभियान है वह कब शुरू किया गया था? तो यहाँ पर लालिमा अभियान के बारे में पूछा जा रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, जो लालिमा अभियान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपने अगर इसका डिटेल नहीं पढ़ा है तो आप इसका डिटेल पहले जाइए, फटाफट पढ़िए, क्योंकि इस तरीके के अभियान आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं।
तो इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ ये कब शुरू किया गया था। मैं यहाँ पर फ्रेंड डिटेल आपको बहुत अच्छे से बता देती, बट आज के सेशन में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। तो लालिमा अभियान 1 नवंबर 2016 में शुरू किया गया था, या 1 अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था, या फिर 1 जुलाई 2016 में शुरू किया गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कोई और डेट है जो लालिमा अभियान शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2016 को जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि लालिमा अभियान 1 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन आवश्यक होता है। तो यहाँ पर एक एज दी गई है कि 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए लगभग कितना प्रोटीन आवश्यक होता है, 46 ग्राम, 36 ग्राम, 49 ग्राम, या फिर कोई नहीं। तो ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हो गए होंगे, क्योंकि ये तो जो पोषण एवं स्वास्थ्य वाला टॉपिक है, इसका मेन ही टॉपिक है कि कितना प्रोटीन, कितनी कैलोरीन, कितने गर्भवती महिला को, कितनी धात्री महिला को, कितनी सामान्य महिला को या सामान्य पुरुष को, इस तरीके से ये सब चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। तो ये तो आपसे आसानी से बन जाना चाहिए कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए प्रतिदिन लगभग 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 46 ग्राम। 46 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी प्रतिदिन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उसके ऑप्शंस बताती हूँ, आप फटाफट उसका आंसर बताइएगा। किस विटामिन को तंत्रिकीय शोधरोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको समझ में ना आ रहा हो तो लिखा है तंत्रिकीय, ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो किस विटामिन को तंत्रिकीय शोधरोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है, विटामिन एच को, विटामिन डी को, विटामिन के को, या फिर विटामिन B1 को। तो जो तंत्रिकीय शोधरोधी विटामिन है वह मतलब उसका दूसरा नाम या उसको किस नाम से जानते हैं, वो है विटामिन B1। विटामिन B1 को तंत्रिकीय शोधरोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन B1। विटामिन B1 है जिसे तंत्रिकीय शोधरोधी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे तो माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, वो इसलिए कहती हूँ कि आपके लिए प्रैक्टिस ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे, नए क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे और आप उन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, ये चीज़ें आपके में विकसित हो जाएंगी। क्वेश्चंस को डील करना आप सीख पाओगे तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्रॉस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी और आपकी एक सीट पक्का होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए और वो तभी आएगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि कोई भी चीज़ आपसे छूट नहीं पाएगी, आप हर एक चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे और हर एक चीज़ आपको आने लगेगी, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। आपके सिलेक्शन में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती है। आप एक सीट अपनी फिक्स करके ही रखना, बस आपको प्रैक्टिस करते जानी है। जब आप इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, जो क्वेश्चन किसी भी चैनल वाले ने जो डाले हैं क्वेश्चन या जो PDF दी हैं, उनमें से जो क्वेश्चन रहेंगे ना, वो आप फटाफट कर लेंगे। आपसे वो 80% 90% क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। 2-4% क्वेश्चन रह ही जाते हैं जो कभी किसी से नहीं बनते, वो कुछ ऐसे आते ही हैं, तो वो उनमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि जो DPT है, जो DPT के अंतर्गत निम्न में से किस बीमारी को कवर नहीं किया जा सकता। जो DPT का टीका लगाया जाता है
उसमें किस बीमारी को कवर नहीं किया जा सकता। यानी ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 ऑप्शंस को कवर किया जा सकता है और एक को नहीं, तो वह बताना है। यहाँ पर नेगेटिव वर्ड दिया गया है, तो मैंने पहले भी बताया है कि नेगेटिव वर्ड को आपको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, नहीं तो वो नेगेटिव वर्ड भूल जाते हैं और पॉजिटिव वे में उसका आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो डीपीटी का टीका है उसमें किस बीमारी को कवर नहीं कर सकते, टिटनेस को, काली खांसी को, तपेदिक को या डिप्थीरिया को। तो उनमें से 3 चीज़ों को तो कवर कर लेता है डीपीटी का टीका, एक तो टिटनेस को, एक काली खांसी को, एक डिप्थीरिया को। जो तपेदिक है यानी टीबी है उसको डीपीटी का टीका कवर नहीं कर पाता है। तो आपको जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर में दे देना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी तपेदिक जो है टीबी वो कवर नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसरा के लिए उत्तरदायी कौन है। जो खसरा है वो किसके कारण होता है, जीवाणु के, विषाणु के, कवक के या फिर कोई नहीं। तो बताना है खसरा बीमारी जो है वो किसके कारण होती है। तो बताना है आपको, फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आप पढ़ के तुरंत आंसर दे सकते हो इसका। तो जो विषाणु है वो उसके कारण ही फैलता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके के काफ़ी रोग आपको पढ़ने पड़ेंगे और उनका वो किसके कारण फैलता है या किस वजह से वो फैल रहा है ये आपको ज़रूर कर लेना है। जीवाणु, विषाणु या कवक, इस तरीके से उसके ऑप्शन आएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ही आपके एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषाणु। खसरा जो है विषाणु से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ के पहले गाढ़े पीले दूध में प्रोटीन के अलावा और क्या होता है। जो माँ का पहला दूध होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो माँ का पहला दूध है वो एकदम पीला और गाढ़ा होता है और जो बच्चे के लिए एक अमृत की तरह होता है। बच्चों को माँ का दूध देना बहुत ज़रूरी होता है। और फर्स्ट जो मिल्क रहता है यानी पहला दूध रहता है उसमें जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के अलावा और क्या क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो बोलते हैं कि बच्चे को माँ का दूध 6 महीने तक कम से कम पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध बहुत ही फ़ायदा करता है बच्चे को। तो उसमें प्रोटीन होता है और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन या फिर एंटीबायोटिक्स। तो बताना है। तो जो माँ का दूध होता है, जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसमें प्रोटीन होता है और साथ ही साथ में एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक होता है वो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये रामबाण है माँ का दूध बच्चे के लिए, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार शिशु को कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। सॉरी। तो जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें जो शिशु को है ना कितने रोगों के लिए टीका लगाया जाता है ये पूछा जा रहा है। 6 रोगों के लिए, 7 रोगों के लिए, 8 रोगों के लिए या फिर 9 रोगों के लिए। तो जो टीकाकरण है वो 7 रोगों के लिए लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 7 रोगों के लिए 7 टीके लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है। आज का सेशन काफ़ी बड़ा है तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, फटाफट क्वेश्चन और उनके आंसर कर रही हूँ। तो शायद आपको जल्दी लगे वीडियो, तो आप थोड़ा सा स्लो में भी वीडियो को देख सकते हैं या फिर दोबारा से भी देख सकते हैं। आप 2 बार 3 बार रिपीट भी कर सकते हैं, तो उससे आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और दूसरा आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेंगे, माइंड में एकदम सेट हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, आशा कार्यकर्ता किस स्तर पर काम करती हैं। तो जो आशाओं की नियुक्ति की जाती है उनको पूछा जा रहा है वो किस स्तर पर काम करती हैं। जिला स्तर पर, समुदाय स्तर पर, गांव स्तर पर या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। तो बताना है आशा कार्यकर्ताएं हैं। फ्रेंड्स शायद ये सभी को पता होगा, सभी के यहाँ आशा कार्यकर्ताएं होती होंगी और वो घर घर आती भी होंगी।
तो जो आशा कार्यकर्ता हैं वो गांव में रहती हैं और सबके घर घर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं, उनकी समस्याएं सुनती हैं और उनको उपचार के लिए प्राथमिक केंद्र पर उसके बाद ले जाती हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। तो जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं वो एक गांव लेवल पर होती हैं और गांव में ही उनकी नियुक्ति की जाती है और गांव में उनका संपर्क प्रत्येक घर में प्रत्येक महिलाओं से रहता है। वो महिलाओं की चाहे डिलीवरी हो, चाहे कोई समस्या हो, उनका इलाज करने के लिए, उन बच्चे के डिलीवरी के लिए, इस सब के लिए वो ही जिम्मेदार रहती हैं। वो घर घर जाके उनकी समस्या और उनका इलाज करने में सहायता करती हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक भी उन्हें ले जाती हैं। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गांव लेवल पर आशा कार्यकर्ता काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे जल्दी पचने वाला तेल कौन सा है? तो जो सबसे जल्दी पच जाता है यानी जो हल्का ऑयल होता है, हैवी नहीं होता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ऑयल है जो जल्दी पचने वाला होता है। तो कौन सा है? मछली का तेल है, सोयाबीन तेल है, सरसों तेल है या फिर सभी। तो बताना है कि कौन सा तेल है। और जो हल्का होगा बहुत तेल वही जल्दी पच जाएगा, जो गाढ़ा होगा तेल वो जल्दी पचता नहीं है, उसमें प्रॉब्लम जाती है। तो बताना है कि जल्दी पचने वाला तेल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स है मछली का तेल। जो मछली का तेल होता है वो बहुत ही हल्का होता है और जल्दी पच जाता है, पाचन शक्ति में तेज होता है ये। तो इसको खाने से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। जो भी ये तेल यूज़ करते हैं उनको बहुत सारे फ़ायदे इसके देखने को मिलते होंगे। तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लगाना है, मछली का तेल। मछली का तेल जल्दी पचने वाला तेल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया गया है उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि परिवार कल्याण का कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह बताना है। गर्भवती महिलाओं की रक्षा करना। क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य यह है गर्भवती महिलाओं की रक्षा करना, या फिर उसका उद्देश्य है परिवार की एकता बनाए रखना, या फिर उसका उद्देश्य है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण? तो बताना है कि क्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और ही उद्देश्य है। तो बताना है कि परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण रखना। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है उसका उद्देश्य है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण रखना। तो और जो ऑप्शन सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? पूछ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम है वह कब आरंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम का आरंभ डेट पूछा गया है, स्टार्टिंग डेट पूछा गया है, जिसको NRHM भी कहा जाता है, नेशनल रूरल हेल्थ ऑप्शन ए 10 अप्रैल 2004 को, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2005 को और ऑप्शन डी 19 अप्रैल 2004 को। तो राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कार्यक्रम NRHM जो लागू किया गया था वह 12 अप्रैल 2005 को। ये एकदम रटने वाला क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम रटना है। और इसकी डेट और ऐसी कई सारी डेटें हैं जिनको आपको रट के एकदम फटाफट से माइंड में सेट कर लेनी है। तो जो राष्ट्रीय योजना ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो है NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, जो वो 12 अप्रैल 2005 को लागू किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपके कितने नंबर आए हैं और आप क्या इस तरीके के सेशंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फटाफट चैनल पर विजिट करिए और जो प्लेलिस्ट बना दी गई है उसमें सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं, तो आप फटाफट से देखिए। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पर सारे टॉपिक मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएंगी आपको। तो यहीं पर आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप प्रैक्टिस को और आगे बढ़ा सकें, आप अपनी तैयारी को और आगे ले जाएं। क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम बचा है, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। प्रैक्टिस का ही टाइम बचा है, वो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया था नहीं तो आपको ये टाइम भी नहीं मिलने वाला था। आपकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो 28 से थी, तो आपको एग्ज़ाम आज शायद आप लोगों के एग्ज़ाम हो गए होते कुछ लोगों के, तो आप को जो टाइम मिला है उसका सही से इस्तेमाल करिए, सही से यूज़ करिए और तैयारी को और आगे बढ़ाइए और बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए। अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप नॉर्मल होकर जाइए एग्ज़ाम में, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, ना ही कोई टेंशन लेनी है। विदाउट टेंशन आपको एकदम नॉर्मल कंडीशन में जाना है, एकदम फ्रेश माइंड से जाना है और अच्छे से नींद ले लेनी है। आपको नींद पूरी करनी है, रात में जाग कर नहीं जाना है ताकि आपको पेपर में अच्छे तरीके से आप पेपर को हैंडल कर पाएँ। अगर आप रात भर जागते रहेंगे पेपर में आपको नींद आ जाएगी, आंख दर्द होगी, सिर दर्द होगा, बुखार आने लगेगा। तो आपको भरपूर नींद लेनी है क्योंकि आपको जितनी तैयारी करनी थी वो आप ऑलरेडी कर चुके होगे। आप उसे एक रात में इतना नहीं पढ़ना है आपको कि आप सारा एग्ज़ाम उसी रात में क्रॉस कर लोगे। तो आपको अच्छे तरीके से सोना है और फिर फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम देने जाना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल स्मिता द स्माइल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, आप इसकी PDF नहीं दी गई है तो आप जो फ़ोटोज़ दी गई हैं इनकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए और हार्ड कॉपी से ही रिवीजन करिए। वो PDF तो आपके मोबाइल में बनी रहती हैं, पर जब हार्ड कॉपी आपके हाथ में होगी तो आप एक बार ज़रूर ही इसको पढ़ लेंगे।